नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 11 का जो ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ऊष्मागतिकी की बेसिक नॉलेज यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, ऊष्मागतिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मागतिकी से संबंधित नियम कायदे इस चैप्टर में हम जानेंगे। विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रम जैसे समतापीय प्रक्रम, समदाबीय, समायतनिक, चक्रीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे। और आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के शून्यांकी और प्रथम नियम को पढ़ने वाले हैं। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, ऊष्मागतिकी किसे कहा जाता है। देखिए, ये भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊष्मा होती क्या है, ताप के साथ में इसका क्या रिलेशन होता है, साथ में हम देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में जो रूपांतरण होता है उसके बारे में हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर बिंदु ले लेता हूं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम देखिए किन किन राशियों का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, ताप का अध्ययन करते हैं। तो ऊष्मा और ताप का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसी को ही हम ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, ये जो ऊष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा जब अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है तो उसका अध्ययन भी हम करते हैं। अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा के अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय किसे कहेंगे। तो देखिए, किसी भी ऊष्मागतिक घटना प्रक्रम के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक निश्चित क्षेत्र या आकाश का चयन करते हैं और उस निश्चित आकाश क्षेत्र को ही हम ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं, ऊष्मागतिक तंत्र कहते हैं। तो देखिए, ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय किसे कहा जाता है। ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र। तो ऊष्मागतिक निकाय या जो तंत्र है वो हम एक आकाश या क्षेत्र ले लेते हैं। देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये हमारे पास में एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित आकाश है और इस आकाश में गैस के या द्रव्य के कुछ पार्टिकल होंगे, उनका हम ऊष्मागतिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में है ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक तंत्र। और देखिए, ये जो ऊष्मागतिक निकाय है वो निश्चित सीमाओं से घिरा रहता है, मतलब उसका क्षेत्र होता है निश्चित सीमाओं से घिरा रहेगा, निश्चित सीमाओं से घिरा रहता है। क्लियर। ये निश्चित बाउंड्रीज है और इन निश्चित बाउंड्रीज से ये वाला जो तंत्र है वो घिरा रहेगा, बाउंड रहेगा। क्लियर। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसमें कोई गैस भरी हुई हो सकती है, कोई द्रव्य यहां पर भरा हुआ हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, द्रव्य हो सकता है। ये जो ऊष्मागतिक निकाय है उसकी बाउंड्री है, सीमा है, दीवार है। क्लियर। अब देखिए,
कि उष्मागतिक निकाय में क्या होता है कि ये जो उष्मागतिक निकाय है ये बाहर के वातावरण के साथ में उष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है, दोनों का भी आदान प्रदान हो सकता है। उष्मा का हो सकता है, द्रव्य का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। तो ये जो इसके बाहर का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं परिवेश। इसको क्या कहा जाता है? परिवेश, या इसको वातावरण भी हम कहते हैं। तो इसके बाहर का ये जो आवरण है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सब क्या है? परिवेश है। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं कि उष्मागतिक जो निकाय हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो विद्यार्थी, उष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय तथा विलगित निकाय। तीनों को एक एक करके समझेंगे। उष्मागतिक निकाय के प्रकार, तो देखिए उष्मागतिक निकाय है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला जो प्रकार है वो है खुला निकाय। खुला निकाय, देखिए खुला निकाय एक ऐसा निकाय होगा जिसमें जो निकाय और जो प्रवेश है उन दोनों के मध्य उष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। उष्मा का भी आदान प्रदान होगा और द्रव्य का भी आदान प्रदान होगा। तो उस निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं कि यहां से उष्मा और द्रव्य दोनों ही जो निकाय और प्रवेश है उनके मध्य आदान प्रदान हो सकते हैं। तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? खुला निकाय। जैसे हम किसी पात्र में गर्म पानी को गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं तो वहां से कुछ उष्मा भी बाहर निकलती है, साथ में जो मैटर है वो भी भाप के रूप में बाहर चला जाता है। तो उस निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं। उस निकाय को हम क्या कहेंगे? खुला निकाय कहेंगे। फिर हमारे पास में है बंद निकाय। बंद निकाय, ये डिब्बा बंद कोई पात्र होगा जिसमें से द्रव्य बाहर नहीं निकल सकता, उष्मा का आदान प्रदान होता है। प्रवेश के साथ में उष्मा का तो क्या होता है? ऊर्जा का तो क्या होता है? आदान प्रदान होता है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो पाता। द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो उस निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तीसरा जो निकाय है उसको हम कहते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय, तो विलगित निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें न तो उष्मा का न ही द्रव्य का, कि विलगित निकाय में प्रवेश और निकाय के बीच में न तो उष्मा और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। क्लियर? तो इस निकाय के लिए हम थर्मस फ्लास्क होता है उसको हम विलगित निकाय कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि पूर्णतया ऐसा संभव नहीं है कि 100% कोई ऐसा निकाय हम निर्मित कर सकें जो पूर्णतया विलगित निकाय हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम थर्मस को क्या कंसीडर कर सकते हैं? विलगित निकाय कंसीडर कर सकते हैं, जो अल्प समय अंतराल के लिए प्रवेश और निकाय के मध्य उष्मा का आदान प्रदान न ही द्रव्य का आदान प्रदान करता है। क्लियर? तो यहां तक बेसिक जो जानकारियां हैं वो समझ में आ गई होगी। फिर मैं बात करता हूं यहां पर उष्मागतिक साम्य। उष्मागतिक साम्य की स्थिति। उष्मागतिक साम्य किसे कहा जाएगा? कि उष्मागतिक साम्य हम तभी कहेंगे जब निकाय तापीय साम्य में हो। निकाय क्या हो? तापीय साम्य में हो। तापीय साम्य की स्थिति किसे कहा जाएगा? जब कोई निकाय और प्रवेश के मध्य का तापमान, या निकाय जैसे मान लीजिए कि पूरे मैटर का तापमान एक समान है। पूरे मैटर का तापमान क्या है? तो वो तापीय साम्य में होता है, तापीय साम्य में होगा। और हम ये जानते हैं कि द्रव्य का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और यदि पूरे द्रव्य का ही ताप एक समान होता है तो वो तापीय साम्य में होता है। कौन सी स्थिति में कहलाएगा? तापीय साम्य में कहलाएगा। फिर इसके बाद में है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का मतलब है पूरा का पूरा जो सिस्टम है
उसमें भरा जो मैटर है, द्रव्य है, उसका रासायनिक संगठन सेम होना चाहिए, कोई रासायनिक बल काम नहीं करने चाहिए, तो उस निकाय को हम रासायनिक साम्य में कहेंगे। क्लियर। और तीसरा हमारे पास में है यांत्रिक साम्य, कोई बाह्य बल यहां पर काम नहीं करना चाहिए, तो निकाय है वो यांत्रिक साम्य में कहलाता है। निकाय को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक साम्य में कहेंगे। तो यदि कोई निकाय उष्मागतिक साम्य में है तो जो द्रव्य है वो एक संतुलन की स्थिति में होता है, साम्य की स्थिति में होता है। उष्मागतिक प्रक्रम वहां पर नहीं होते हैं। और देखिए कुछ कंडीशन समझें आप कि तापीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य जब तीनों एक साथ में होते हैं तो उसको हम उष्मागतिक साम्य कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? उष्मागतिक साम्य कहा जाएगा। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर उष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्यांकी नियम। तो शून्यांकी नियम क्या है समझें कि देखिए ये जो नियम है शून्यांकी नियम, ये फर्तम नियम के बाद में क्रिएट हुआ, बाद में इसका पता चला। देखिए इस कारण से साइंटिस्टों ने पहला नियम दूसरा नियम तो निर्धारित कर लिया कि ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। फिर उसके बाद में शून्यांकी नियम आया, तो उसको इस नियम की खोज हुई, तो उसको कहा भाई कहाँ पर रखें, इसको सबसे पहले रखा जाना चाहिए। तो प्रथम नियम से भी इसको पहले रख दिया, शून्यांकी नाम दे दिया। तो उष्मागतिकी के शून्यांकी नियम क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ क्या है, शून्यांकी नियम क्या है? इसमें हमारे पास में यहां पर ये कोई निकाय है, ये हमारे पास में कोई निकाय है, ये कोई हमारे पास में दूसरा निकाय है, ये दूसरा निकाय है। इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, कुचालक दीवार है। ये क्या है? एक कुचालक दीवार है। ये भी एक, यहां से इस तरीके से आप देखें, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास में एक तीसरा निकाय है। क्लियर। इसको भी हम यहां से अलग कर रहे हैं। ये हमारे पास में है निकाय ए। मैं इसका स्टेटमेंट यहां पर पुट नहीं करूंगा, केवल डायग्राम के जरिए आपको यहां पर समझाने वाला हूं। ये है निकाय बी और ये है निकाय सी, निकाय सी। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये वाला जो भाग है ये है उष्मीय कुचालक, उष्मीय कुचालक। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें से उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। उष्मीय कुचालक का मतलब यही हुआ। अब देखें कि यदि कोई निकाय है ए, बी और सी, और ए और बी दोनों उष्मीय कुचालक माध्यम से सटे हुए हैं। यदि ए सी के साथ में उष्मीय साम्य में है, ए और सी क्या है? उष्मीय साम्य में है। बी और सी भी क्या है? उष्मीय साम्य में है। यदि ए और सी मतलब ए और बी किसी अन्य निकाय सी के साथ में उष्मीय साम्य में है तो आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगे। यदि ऐसा है तो क्या होगा? तो ये देखो, ये वाली स्थिति समझें आप कि यदि ए सी के साथ में उष्मीय साम्य में है, बी सी के साथ में उष्मीय साम्य में है, तो ए और बी भी उष्मीय साम्य में होंगे। ए और बी आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगे। इसका मतलब देखिए, उष्मीय साम्य का मतलब क्या है? ये जो जीरोथ लॉ है ये ताप की परिभाषा देता है। जो शून्यांकी नियम है वो किसकी परिभाषा देता है? ताप की परिभाषा यहां से हमें प्राप्त होती है। ताप की परिभाषा, देखो ताप की परिभाषा ये नियम देता है। कैसे, किसे कहेंगे ताप की परिभाषा?
तो देखिए कि यदि किसी निकाय में उसमें साम्य की स्थिति में एक राशि एक समान होती है, उसमें साम्य की स्थिति में एक राशि समान होगी, यदि ए और सी उसमें साम्य की स्थिति में है तो उस दोनों में एक राशि बिल्कुल एजड़ी जो होगी समान होगी, उस राशि को ही हम कहते हैं ताप। उस राशि को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, उसमें साम्य की स्थिति में एक राशि एक समान बनी रहती है जिसे हम ताप कहते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है? उसमें साम्य की स्थिति में, उसमें साम्य की स्थिति में एक समान रहने वाली राशि, एक समान रहने वाली राशि ताप कहलाती है। एक समान रहने वाली राशि ही क्या कहलाती है? ताप कहलाती है। क्लियर? उस राशि को हम क्या कहेंगे? ताप कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए एक बार ऊष्मागतिकी के शून्यांक के नियम फिर से सुन लीजिए। ऊष्मागतिकी के शून्यांक के नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में अलग अलग उसमें साम्य में है तो वो दोनों निकाय आपस में भी उसमें साम्य में होंगे। उसमें साम्य का मतलब है कि तब तक ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। और यही क्या है, इस नियम की सहायता से ही हम ताप को परिभाषित कर सकते हैं। ये ताप की परिभाषा देता है, ताप की अवधारणा देता है। क्या है समझ लीजिए कि उसमें साम्य की स्थिति में जो राशि समान रहती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे यहां पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में, ऊष्मागतिकी के पहले नियम के बारे में। तो जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है उसमें तीन राशियां प्रयुक्त होती है। पहली राशि है ऊष्मा, दूसरी राशि है कार्य और तीसरी राशि है आंतरिक ऊर्जा। तो एक एक करके पहले इन राशियों को पढ़ेंगे, फिर ऊष्मागतिकी का हम प्रथम नियम देने वाले हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फिर उसके पश्चात इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। चलिए अब यहां पर हम ऊष्मागतिकी के पहले नियम से संबंधित जो भौतिक राशियां हैं उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऊष्मा के बारे में। तो विद्यार्थी, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो क्या है कि निकाय और प्रवेश के मध्य तापांतर के कारण से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। निकाय के मध्य और प्रवेश के मध्य तापांतर के कारण, निकाय व प्रवेश के मध्य तापांतर के कारण, तापांतर के कारण प्रवाहित ऊर्जा, प्रवाहित ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। प्रवाहित जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा कहलाती है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ऊष्मा का जो मान है वो पथ पर निर्भर करता है। ऊष्मा का मान पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। तो ये एक पथ फलन है, पथ के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। आगे हम कार्य पढ़ेंगे जो कि पथ पर निर्भर करेगा। आंतरिक ऊर्जा पथ पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर? तो देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता क्या है? यह हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मोलर ऊष्माधारिता, जिसको हम कैपिटल सी से पुट कर रहे थे। कैपिटल सी बराबर होता है 1/म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये होता है। देखिए यहां से हम क्या पुट कर दें?
डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। क्लियर। अब देखो इसमें भी हम नियत ताप पर और नियत दाब पर, जब ताप क्या हो, जब दाब क्या हो, नियत दाब पर, नियत दाब और आयतन पर देखेंगे। नियत दाब पर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर P में सबस्क्रिप्ट में लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि नियत दाब पर निकाय और प्रवेश के मध्य आदान प्रदान होने वाली उष्मा है ये बराबर होती है म्यू। उस कंडीशन में जो उष्मा धारिता है उसको हम Cp से पुट करेंगे, जो कि स्थिर दाब पर मोलर उष्मा धारिता को रिप्रेजेंट करती है। फिर देखिए नियत आयतन पर, नियत आयतन पर डेल्टा क्यू, उस कंडीशन में यहां पर Cv आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास में उष्मा के विभिन्न फॉर्मूले हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनको हम बेटर तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। अब देखिए उष्मा का जो मात्रक है, व्यवहारिक जो मात्रक है वो तो होता है कैलोरी, और ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है जूल। क्लियर। उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। और एक जो जूल है या एक जो कैलोरी है वो बराबर होती है 4.2 जूल के। ये रिलेशन भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उष्मा को हम कैलोरी में मापेंगे जो कि 4.2 जूल के इक्वल होती है। क्लियर। अब मैं यहां पर, ये तो हमारी राशि थी उष्मा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर आंतरिक ऊर्जा की। तो दूसरी महत्वपूर्ण राशि है वो है आंतरिक ऊर्जा। उसके बारे में यहां पर अब चर्चा करेंगे हम। देखिए आंतरिक ऊर्जा क्या है, निकाय में उपस्थित जो द्रव्य है, निकाय के अंदर हमने क्या भरा, कोई गैस भरी, कोई द्रव्य भरा, तो उस द्रव्य की, उस गैस के पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा और उनकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब गति के कारण से, उनके आणविक विन्यास के कारण से जो एनर्जी संचित होती है, उस एनर्जी को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है निकाय के अंदर जो आपने मैटर भरा ना, उस मैटर की जो एनर्जी है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। कि निकाय में भरे गैस या द्रव्य की स्थिति या गति के कारण से संचित जो एनर्जी है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन देखिए। दूसरी जो राशि है वो हमारे पास में है आंतरिक ऊर्जा। इसको हम डेल्टा यू से पुट करेंगे। किससे लिखा जाता है, डेल्टा यू से इसको हम पुट करते हैं, डेल्टा यू से इसको लिखते हैं। चलिए किसके बराबर होती है, निकाय में भरे द्रव्य, निकाय में द्रव्य भरा है या गैस के कणों की स्थिति या गति के कारण संचित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। डेल्टा यू से हम पुट करते हैं या यू से हम पुट कर देते हैं। अब देखिए गति के कारण से जो एनर्जी होगी उसको हम आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा, जो द्रव्य है उसके जो कण हैं उनकी गति के कारण से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम कहेंगे आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा। क्लियर। और स्थिति के कारण से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आणविक विन्यास के कारण से,
आणविक विन्यास के कारण से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। देखिए एक बार समझ लीजिए कि जो निकाय है उसमें गैस भरी हुई है, उन गैस के पार्टिकल्स की गति के कारण जो एनर्जी संचित होती है उसको हम आंतरिक गतिज ऊर्जा कहेंगे। और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके आणविक विन्यास की वजह से जो एनर्जी संचित है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल आंतरिक ऊर्जा है U, ये बराबर होती है UK प्लस UP के कारण। ये हमारे पास में आ गया है U बराबर UK प्लस UP। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई बल काम नहीं करता, और बल काम नहीं करता तो उस स्थिति के अंदर उनकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक गतिज ऊर्जा के इक्वल होगी। चलिए देख लीजिए, बोर्ड के ऊपर मैं आपके सामने पुट कर देता हूं, कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आदर्श गैस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आदर्श गैस के लिए क्या होगा, देखिए आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई बल काम नहीं करता, तो उनके मध्य कोई स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होती। तो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा इनकी 0 होगी। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा इनकी कितनी होगी, 0। UP का मान कितना है, 0। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर U के गतिज ऊर्जा के इक्वल ही होगी। अब देखिए एक मैक्सवेल ने एक नियम दिया था गैसों के लिए, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम हम कहते हैं। और मैक्सवेल का ये जो ऊर्जा समविभाजन का नियम है वो हमें ये कहता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश ऊर्जाएं समान होती है, कि जो पार्टिकल है उसकी गति के आधार पर वो स्वतंत्र दिशाओं में स्वतंत्र तरीके से विभिन्न तरीके से गति कर सकता है। तो जितने तरीके से संभव गति कर सकता है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। वो हम वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में गैसों के जो अणुगति सिद्धांत है उसमें हम ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो गैस का पार्टिकल है जितने स्वतंत्र तरीके से गति कर सकता है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ऐप से पुट करते हैं, ठीक है। अब देखें, यदि कोई कण जितनी स्वतंत्र दिशा में गति कर सकता, प्रत्येक स्वतंत्रता की दिशा के अनुदिश ऊर्जा सेम रहेगी। सभी जितनी भी स्वतंत्रता की कोटियां उतनी ही दिशाओं में जो एनर्जी है वो सेम रहने वाली है। क्लियर। और देखिए वो जो एनर्जी होती है वो 1/2 kT के इक्वल होती है या 1/2 μr T के इक्वल होती है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, ये तो हमारे पास में आ ही गया है, इसको हम 1/2 F μr डेल्टा T से इसको पुट कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। क्लियर। देखिए जो आंतरिक ऊर्जा है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन आप समझ लेंगे यहां पर। आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करेगा। आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करेगा, आंतरिक ऊर्जा U है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, U पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है, पथ पर डिपेंड नहीं होती है। क्लियर। इसकी वैल्यू है वो पथ पर डिपेंड नहीं होगी। तो इस आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड होता है, ताप पर निर्भर होता है, ताप पर निर्भर होता है, जबकि पथ पर निर्भर नहीं होता, पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
बल्कि ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करेगा। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, लेकिन पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, पथ पर डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक अंतिम स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इसको क्लियर कर लीजिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है इसको हम डेल्टा यू से, जो कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा की टर्म्स में भी हम इसको पुट कर सकते हैं। डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई, यह है अंतिम आंतरिक ऊर्जा, यह है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और यह है फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो विद्यार्थी ये थी आंतरिक ऊर्जा। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कार्य की तरफ, कार्य की ओर बढ़ेंगे। और विद्यार्थी यहां पर मैंने जो जैसे यहां पर मैंने इस आदर्श गैस के लिए एफ की जो वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं कि 3 होती है। आदर्श गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियां स्थानांतरित गति के कारण से होती है और उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? 3/2 म्यू आर डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कार्य के बारे में। कार्य एक अच्छा टॉपिक है। अब यहां पर हम तीसरा बिंदु देखेंगे, कार्य, उष्मागतिक कार्य। कि जब हम किसी निकाय को उष्मा देते हैं तो निकाय द्वारा कितना कार्य किया जाता है या निकाय पर कितना कार्य किया जाता है, उसके बारे में अब यहां पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए मैं एक उष्मागतिक निकाय यहां पर ले लेता हूं। कार्य का यहां पर हम सूत्र देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और विभिन्न स्थितियों में जो कार्य है वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, उसको भी यहां पर हम अच्छे से समझेंगे, बेटर तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए कि ये हमारे पास में कोई उष्मागतिक निकाय है, ये कोई पात्र है इस तरीके का, ये ऐसा कोई पात्र है, ठीक है। और इसमें यहां पर यह कोई पिस्टन युक्त बेलनाकार पात्र है। पात्र कैसा है? पिस्टन युक्त है। ऐसे यहां पर पिस्टन लगा हुआ है और ये ऐसे है पिस्टन, ठीक है। यहां पर ये पिस्टन युक्त पात्र है। देखिए, इस पिस्टन युक्त पात्र के अंदर कोई गैस भरी हुई है। यहां पर क्या भरी है? कोई गैस भरी हुई है। इधर यहां पर हमने कोई गैस भर रखी है। क्लियर? इस पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए के इक्वल है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जब हम गैस को उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो इस गैस में प्रसार होगा और इस गैस के द्वारा इस पिस्टन के ऊपर एक बल लगता है और उस बल को हम कंसीडर कर लें एफ बल लग रहा है। कितना बल काम कर रहा है? एफ बल काम कर रहा है, जिससे ये थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है और इस विस्थापन को मैं dx से कह दूं। इस विस्थापन को हमने किससे पुट कर दिया है? dx से पुट कर दिया। लगने वाला जो बल है वो है F, पिस्टन पर लग रहा है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। तो देखिए, इस पिस्टन पर बल लग रहा है F और जिससे dx विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पिस्टन को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य सबसे पहले हम देख लेते हैं। dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, dx विस्थापन देने में किया गया कार्य dw, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन, dw बराबर F
dx। और देखिए यहां पर बल कितना काम करेगा, क्योंकि दाब यहां पर लगाएगा, जो गैस है वो दाब लगाएगी। दाब को हम P बराबर F अपॉन में A से पुट कर सकते हैं, तो F बराबर हम P इंटू A से लिख सकते हैं। F बराबर हम क्या लिखेंगे, PA। देन dw इक्वल टू क्या आ गया, PA dx आ गया। dw इक्वल टू PA dx। क्लियर। ये तो है छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य, और A इंटू dx हो जाएगा आयतन में वृद्धि dv। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यदि इसकी मोटाई से, ऊंचाई से, प्रसार से गुणा कर दें तो यह आ जाएगा आयतन में परिवर्तन A इंटू dx। देखिए इसके पश्चात हम देखेंगे कि आयतन को V1 से V2 होने में, V1 से V2 आयतन होने में किया गया कार्य। देन यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन है V1 से V2 तक P dv। तो कार्य का हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक P dv। ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज आएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अलग अलग स्थितियों में कार्य की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि जब दाब नियत हो, जब दाब की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तब क्या होगा। फॉर्मूला यही यूज में लेने वाले हैं। कार्य हम देखेंगे उष्मागतिक कार्य अलग अलग स्थितियों में जब दाब नियत हो। पहली स्थिति कौन सी है, जब दाब नियत हो, दाब की वैल्यू कांस्टेंट है, नियत है। तो उस स्थिति के अंदर देखिए जब दाब नियत रहेगा तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो V1 से V2 तक dv रह गया, और इस स्थिति में इसका जो इंटीग्रेशन है वो v होगा। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया हमारे पास में कार्य। देखिए इस कार्य को हम एक ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो भी समझ लीजिए। देखिए एक मैं P और V के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं। यहां पर एक तरफ हम ले रहे हैं P दाब और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं आयतन V। और देखिए जब दाब नियत रहेगा, दाब क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे प्रारंभ में जो आयतन है वो V1, अंतिम जो आयतन है V2, और देखो ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। दाब हमें नियत बना रहेगा और दाब की जो वैल्यू है वो हम कंसिडर कर लेते हैं P के इक्वल रहेगी। तो जो वक्र है उस वक्र के द्वारा आयतन वाली जो एक्सिस है ना, उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो भी कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा, कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए यहां पर ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को बताएगा। क्लियर। तो यहां से लेकर ये हमारे पास में एक आयत बन गया है, जिसकी ये वाली भुजा तो है P, ये वाली भुजा तो क्या है P, और ये वाली भुजा है V2 माइनस V1, क्योंकि यहां से यहां तक मान है V2, यहां तक मान है V1, तो ये वाला जो मान है वो V2 माइनस V1 रह जाएगा। देन यहां पर क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि परिवर्ती दाब पर, जब दाब क्या हो, परिवर्ती हो, ये तो नियत दाब पर था, जब दाब का मान क्या हो, परिवर्ती हो, बदल रहा हो, तो उस कंडीशन में कार्य कितना होगा। मैं एक बार इस ग्राफ को यहां से हटा देता हूं, फिर मैं बात करूंगा
उस कंडीशन में भी हम जो ग्राफ का क्षेत्रफल है उसी से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे जब दाब क्या हो, परिवर्ती हो। जब दाब की वैल्यू क्या हो, बदल रही हो, तो उस कंडीशन में। दूसरी स्थिति परिवर्ती दाब, दाब क्या हो, परिवर्ती हो, बदलने वाला हो। देन यहां से आप ध्यान दें, ये इस तरीके से हमारे पास में एक तरफ तो है P और दूसरी तरफ है V। तो ये जो ग्राफ है वो हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। चाहे तो ऐसे ग्राफ दिखा दीजिए, चाहे इस तरीके से दिखा दीजिए, आपकी जो मर्जी है उस तरीके से आप ग्राफ को दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से ग्राफ को दिखा रहा हूं ऐसे कि प्रारंभ में ये वाली स्थिति थी A और अंतिम जो स्थिति है वो है B। तो इस प्रारंभ में जो स्थिति है इसके ऊपर आयतन था V1 और फिर जो आयतन है वो हो गया है V2। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इस वाली स्थिति में जो दाब है वो है P1, इस वाली स्थिति में जो दाब है वो है P2। तो ये है P1 V1 और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं P2 V2। ये हमने जो कोऑर्डिनेट हैं उष्मागतिक निर्देशांक इनको कहते हैं। और ये जो दाब है, आयतन है, ताप है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इनको उष्मागतिक चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मागतिक चर। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड को चर लेकर चलते हैं और निर्देशांकों को एक्स वाई जेड की टर्म्स में पुट करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही किसी उष्मागतिक निकाय में दाब है, ताप है, आयतन है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स ऊर्जा है, ये सब उष्मागतिक चर होते हैं। और इनकी टर्म्स में किसी निकाय की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। इन्हें हम उष्मागतिक निर्देशांक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उष्मागतिक निर्देशांक। तो बिंदु ए या जो बिंदु ए है वो कोई स्थिति को बताता है जिसके निर्देशांक P1 V1 है और जो निकाय है वो थोड़ी देर पश्चात कहाँ पहुंच जाता है? स्थिति B में पहुंच जाता है जिसके कोऑर्डिनेट है P2 V2। अब जो कार्य होगा वो इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर A B C D जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा कार्य। ठीक है, अब ये कार्य कैसे ज्ञात करें? इस कार्य को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे क्षेत्रफल को हम बिल्कुल छोटी छोटी ऊर्ध्वाधर पट्टिकाओं से निर्मित मान सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी ऊर्ध्वाधर पट्टिकाएं हैं ऐसे, जिनकी जो चौड़ाई है या मोटाई है वो बहुत कम है, जिनका क्षेत्रफल भी अल्पांश क्षेत्रफल है। क्लियर? चलिए इस तरीके से हमने क्या मान लिया है? ऊर्ध्वाधर पट्टिकाओं से इसको निर्मित मान लिया है, कंसीडर कर लिया है। ऐसे अब देखें, यहां पर ध्यान दें कि ये जैसे मैंने यहां पर कोई एक पट्टिका ले ली है, यहां पर हमने क्या ले ली है? एक पट्टिका ले ली और इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो dv है। चौड़ाई क्या है? dv। और इसके संगत जो दाब है वो है P। इसके संगत जो दाब है वो क्या है? P। तो जो कार्य है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए कार्य, इस स्थिति में जो कार्य है उसको हम आपके सामने रख देते हैं। पहले तो है अल्पांश कार्य। आयतन में जब वृद्धि dv की होती है तब अल्पांश कार्य ये होता है, और जब आयतन में v1 से v2 तक वृद्धि होती है तब जो किया गया कार्य है वो इस तरीके से होता है। और इस क्षेत्रफल जो कार्य है वो किसके बराबर होगा? A B C D का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। क्लियर? ये ABCD इस क्षेत्रफल के इक्वल कार्य की वैल्यू होने वाली है।
ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम कुछ अन्य ग्राफ की स्थितियां आपके सामने रख देते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग स्थितियों के जरिए कार्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ की सहायता से कार्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अब मैं यहां पर ग्राफ ले रहा हूं इस तरीके का। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, एक तरफ हमने ले लिया P, दूसरी तरफ हमने ले लिया है V, और जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्राप्त हो रहा है, ऐसे इस तरीके से ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। प्रारंभिक स्थिति इसकी A है और अंतिम स्थिति इसकी B है, इस तरीके से। क्लियर? देखिए, A का जो कोऑर्डिनेट है वो देख लीजिए, आयतन है V1 और दाब इसका है P1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए P1 V1। फिर P2 V2, ये जो दाब है ये है P2। तो अब देखेंगे आप यहां पर जो कार्य है वो इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ये जो आप क्षेत्रफल यहां पर देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को बताएगा। क्लियर? अब देखो कार्य किसके बराबर होगा, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक पहले इस आयत का निकाल लीजिए, ऐसे इस आयत का निकाल लीजिए, फिर इस त्रिभुज का निकालकर उसमें ऐड कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे ये जो समलंब चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से समांतर भुजाओं का योग, तो ये वाली भुजा P1, ये वाली भुजा P2, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया P1 प्लस P2, इनटू में दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये V2 माइनस V1 रहेगी, V2 माइनस V1 के इक्वल रहेगी। तो ये आ गया W, ये क्या आ गया है, W आ गया है, P1 प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो कैसे, W इक्वल टू इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा P1 इंटू V2 माइनस V1, प्लस इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार, तो आधार तो ये हो गया, आधार तो हो गया V2 माइनस V1, ऊंचाई हो गई ये जो कि P2 माइनस P1 के इक्वल होगी, P2 माइनस P1 के इक्वल होने वाली है। तो विद्यार्थी यहां पर इस फॉर्मूले में 1/2 भी आता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे ना तो यही मिलने वाला है हमें। क्लियर? तो प्रत्येक स्थिति आपको समझ में आ जानी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर एक अन्य स्थिति के बारे में। यदि इस तरीके की कोई स्थिति हमें दे रखी हो, ऐसे एक तरफ P है एक तरफ V है और ग्राफ ऐसे है कि जैसे प्रारंभिक स्थिति A से निकाय कहां पहुंच गया, B पर, तो जो कार्य है वो 0 होगा, क्योंकि इसके द्वारा घेरा गया जो आयतन वाली अक्ष है उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो 0 है। देन यहां पर कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं बात करूंगा धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य कौन कौन सी स्थितियों में होने वाले हैं।
चलिए, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य कौन कौन सी स्थितियों में होंगे। सबसे पहले देखिए, मैं ग्राफ के जरिए आपको समझाऊंगा। जब प्रसार होता है, इसका क्या होता है, प्रसार, तो जो कार्य है, कार्य का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी, देखो आयतन में यहां पर वृद्धि हो रही है, आयतन में यहां पर क्या हो रही है, वृद्धि, और आयतन में जो वृद्धि होती है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक। कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो डेल्टा वी यहां पर पॉजिटिव है, तो जो W है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्रसार में तो ऐसे ही होगा, प्रसार में आयतन में वृद्धि होगी। ग्राफ ऐसा मिलेगा, ए ये वाली स्थिति B, तो यदि ऐसे B पर जा रहा, आयतन में जब वृद्धि हो रही है तब जो कार्य होगा W है वो पॉजिटिव होगा। W कैसा होगा, पॉजिटिव। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। जो निकाय है वो ऐसे B में जा रहा है, ऐसे कहां जा रहा है, B पर जा रहा है, तो क्या आयतन में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि हुई। यहां से आयतन यहां तक हो गया, आयतन में वृद्धि, इसको हम कह रहे हैं प्रसार। क्या कहा जा रहा है, प्रसार कहा जा रहा है। जब प्रसार होता है, आयतन में वृद्धि होती है तो कार्य धनात्मक होता है। फिर देखिए अगली स्थिति देखें, ये ग्राफ इस तरीके से, ये वाली स्थिति को मैं कह दूं A, इसके संगत जो आयतन है, ये जैसे V1 आयतन है, ये V2 आयतन है। निकाय ऐसे आ रहा है, इधर वाले को मैंने अब की बार नाम A दे दिया, तो ऐसे आ रहा है, तो कार्य का मान तो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, कार्य का मान तो इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा, लेकिन इसको हम धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, क्योंकि कार्य का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है विद्यार्थियों। ऊष्मा का मान पथ पर निर्भर करेगा, कार्य का मान पथ पर निर्भर करेगा। कार्य की जो वैल्यू है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ साथ में पथ पर निर्भर करती है, जबकि आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर कर रही थी। तो देखिए यहां पर आयतन में कमी, डेल्टा V क्या है, नेगेटिव, तो जो W है वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यह संकुचन, संकुचन की स्थिति कह सकते हैं, संपीड़न की स्थिति भी इसको कहा जा सकता है। तो संपीड़न या संकुचन की स्थिति में जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब मैं एक और स्थिति आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। मैं यहां पर एक चक्रीय प्रक्रम की स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। ये वाली स्थिति हमारे सामने है, इधर मैं ले रहा हूं P, इधर मैं ले रहा हूं आयतन V। प्रेशर और आयतन के मध्य में एक ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं, और यदि निकाय यहां पर इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये स्थिति A है, ये स्थिति B है, वो पहले A से B में जाता है, A से कहां जा रहा है, B में, और फिर B से कहां आ रहा है, A पर आ रहा है। तो जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, साथ में कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जब केवल मैं ये बात करूं यहां पर इस ग्राफ से समझें आप, जो निकाय है वो ऐसे कहां गया, ऐसे गया ये B पर, ये पहली वाली स्थिति है। तब यहां पर हम ये जानते हैं कार्य इसके इक्वल होगा, ये कार्य है, ठीक है, ये वाला कार्य होगा। अब ये कार्य होगा और इस स्थिति में जो कार्य है आयतन में कमी, आयतन में क्या होगी, यहां पर कमी होगी, तो कार्य होगा वो ऋणात्मक। कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। देखो इसको आप समझ लें, क्योंकि आयतन में कमी हो रही है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन जब ये B से वापस A पर आता है, B से कहां लौट रहा है, A पर लौट रहा है,
बी से ये ए पर जब आएगा तो क्या होगा, बी से ये ए पर आ रहा है, बी से ए पर 2 नंबर की स्थिति है ऐसे, तो आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कार्य इतना रहेगा, और इस स्थिति में जो कार्य है वो रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि। आयतन क्या है, V1 से V2 बढ़ रहा है, और जब आयतन पॉजिटिव है तो जो कार्य है वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्लियर। अब देखें तो पूरी प्रोसेस में कार्य कैसा रहेगा, ये तो ऋणात्मक कार्य है, ठीक है, इतना, और ये धनात्मक कार्य है। देखो ध्यान देना, ये ऋणात्मक कार्य था, अब देखो धनात्मक कार्य, ध्यान देना, ऋणात्मक कार्य तो इतना, ठीक है, और धनात्मक कार्य पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा, ये क्या है, धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य में से ये वाला ऋणात्मक कार्य तो घट जाएगा, तो इतना ही कार्य बचेगा। फिर कार्य कितना है, केवल ये वाला हिस्सा कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो चक्रीय प्रक्रम होता है, पहले तो देखिए चक्रीय प्रक्रम होता क्या है कि यदि कोई उष्मागतिक निकाय विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ यदि अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, कोई निकाय है अलग अलग स्थितियों से, जैसे ऐसे वो यहां आया फिर बी आया, घूमता फिरता यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और चक्रीय प्रक्रम में क्लोज लूप बनेगा, क्या बनना है, क्लोज लूप बनेगा, और उस क्लोज लूप का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्लोज लूप का जो क्षेत्रफल है वो कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो कार्य है वो इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा, इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब आयतन में यहां से यहां तक कमी आ रही थी तो कार्य ऋणात्मक, जब यहां पर आयतन में वृद्धि हो रही तो कार्य धनात्मक, और टोटल जो वर्क डन है वो इस क्लोज लूप के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर। अब मैं कुछ स्थितियां आपके सामने रख देता हूं, चक्रीय प्रक्रम से रिलेटेड कुछ स्थितियां हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। चलिए एक एक करके उनको देखेंगे यहां पर, और उन स्थितियों में, उन स्थितियों के संगत जो कार्य है उसको भी हम देखने वाले हैं। पहली स्थिति देखें, ये हमारे पास में पहली स्थिति है, देखो क्लोज लूप में आप एक चीज और समझें कि इसको हम ट्रेस करते हैं, जैसे यहां से ये इधर गया तो इसको ट्रेस किया हमने, एरो का निशान इधर लगा हुआ है, फिर ये इधर गया, ये इधर गया तो एरो का निशान इधर लगा हुआ है। तो ऐसे यदि ये ऐसे चल रहा है तो ये तो है दक्षिणावर्त, कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है। यदि क्लोज लूप दक्षिणावर्त घूम रहा है ना, तो जो वर्कडन है W है वो पॉजिटिव होगा, वर्कडन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको एकदम क्लियर कर लें, वर्कडन उस स्थिति में जो भी मतलब क्लोज लूप बन रहा है तो भी तो कार्य तो होगा, लेकिन वो कार्य ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ये दक्षिणावर्त वामावर्त ट्रेसिंग से ही आपको पता लग जाएगा। यदि ऐसे है तो कार्य कैसा है, पॉजिटिव। यदि ये ऐसे चलता, यदि मान लीजिए कि ऐसे होता, पहले हम ए से बी पर ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे आए, तो जो कार्य है इस स्थिति में हम घूम रहे हैं वामावर्त। हम कैसे घूम रहे हैं, वामावर्त दिशा में ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उस स्थिति में जो कार्य है वो नेगेटिव होगा। कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो मैं यहां पर क्या लेकर चल रहा हूं, ये कैसे घूम रहा है, क्लोज लूप मैंने बना लिया, निकाय है वो पहले ए पर था, फिर बी पर पहुंच गया, सी पर, फिर डी पर। इस स्थिति में जो प्रेशर है, आयतन है वो है V1, इस स्थिति में आयतन है वो V2, इस स्थिति में प्रेशर है वो P1, इस स्थिति में जो प्रेशर है वो P2। क्लियर। कार्य इसके बराबर होगा, ये तो क्लियर हो गया। जो क्लोज लूप यहां पर बनेगा इसके बराबर कार्य होगा, ये तो हो गया। अब देखो यहां पर कार्य इस क्लोज लूप के बराबर होगा। देखो यहां पर ध्यान देना, ABCD का क्षेत्रफल, कार्य किसके बराबर होगा, ABCD का क्षेत्रफल। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, क्योंकि दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त घूम रहा है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है। फिर देखो वैल्यू किसके इक्वल होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो तो है V2 माइनस V1, और यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो P2 माइनस P1। देन कार्य कितना आ जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, ये कार्य होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर मैं और स्थिति ले लेता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए सिमिलर टाइप की स्थिति में यहां पर लेकर चल रहा हूं। ये ऐसी कोई स्थिति है, ये P है, ये V है, ये वाली स्थिति में जो आयतन है V1, इस वाली स्थिति में जो आयतन है वो V2, इस स्थिति में जो प्रेशर है वो P1, इस स्थिति में जो प्रेशर है वो है P2, और ऐसे घूम रहे हैं। अब की बार मैं अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घुमाया है। देन यहां पर इसको मैं नाम दे दूं A B, इसको नाम देता हूं C। ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ना इसके बराबर होगा कार्य। तो W किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्लियर। अब ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, यदि ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमता तो कार्य कैसा होता, पॉजिटिव होता। कार्य कैसा होता, पॉजिटिव। वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। अब कार्य तो नेगेटिव है लेकिन इसका मान कितना है, 1/2 आधार। तो ये आधार हो गया V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है P2 माइनस P1। बस क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और स्थिति में आपके सामने ही रख देता हूं, चक्रीय प्रक्रम से रिलेटेड ही। आपको विभिन्न स्थितियां हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी, हूबहू मिल जाएगी। यहां पर आप देखें, एक और स्थिति में यहां पर आपके सामने लेकर चल रहा हूं। अब की बार मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया है, इसको मैं दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमा देता हूं। तो देखो ये वाली जो स्थिति है इसमें जो प्रेशर है वो P1 है, ये वाली जो स्थिति है इसमें प्रेशर है वो P2 है। इस वाली स्थिति के अंदर जो आयतन है वो V1 है, इस वाली स्थिति के अंदर जो आयतन है वो V2 है। क्लियर। ये आयतन, और अब देखो जो कार्य है वो इस क्लोज लूप के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, ठीक है, इस सर्किल के इक्वल होगा। यदि सर्किल है तो सर्किल, अन्यथा दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। देखो ध्यान देना, एक A है, ये वाली B है, तो क्षेत्रफल W बराबर क्या आएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई AB। अब A का मान और B का मान निकालना है अपन को। देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाली तो वैल्यू है V2 माइनस V1, तो पाई V2 माइनस V1 का आधा करते ही क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, तो B कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 का आधा। तो ये आ गया हमारे पास में W इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। ये W आ गया है विद्यार्थियों। यहां तक स्पष्ट हो जाना चाहिए। उष्मागतिक निकाय में जो कार्य है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हमने तीनों राशियां पढ़ ली हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम में प्रयुक्त होने वाली। अब हम बात करेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम है क्या, किस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, विद्यार्थियों अब यहां पर हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लेते हैं। देखिए उष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है कि किसी निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य की योग के बराबर होती है। चलिए समझ लीजिए
कि ये जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। साथ में आप देखें कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, उसकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दी गई ऊष्मा को हम डेल्टा क्यू से पुट कर दें तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य, निकाय द्वारा किए गए कार्य की योग के बराबर होती है। किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। देखें, इसे आप समझ लीजिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ध्यान दें कि ये हमारे पास में डेल्टा क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा है। ये क्या करती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है तथा निकाय शेष जो भाग है वो कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो दी गई ऊष्मा और जो कार्य है ये दोनों ही पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर डिपेंड करते हैं। और जो डेल्टा यू है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इस नियम को हम मैथमेटिकल रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे भी इसको पुट किया जा सकता है। देखो, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को देते हैं। यहां से क्या बाहर निकलती है, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा यहीं से बाहर निकलती। पहले नियम से आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा, शून्यांकी नियम से ताप की परिभाषा बाहर निकलती है। हमने शून्यांकी नियम बता दिया, शून्यवा नियम बता दिया, तो उसमें ताप की डेफिनेशन निकल रही थी, यहां पर आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन निकलती है। क्लियर। अब देखिए कि जब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लगाएंगे, बहुत बार यूज में आएगा, गणितीय रूप आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो डेल्टा क्यू है ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसी प्रकार से जो डी यू और डेल्टा डब्ल्यू है ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। ये कब धनात्मक होंगे, कब ऋणात्मक होंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दें, डेल्टा क्यू है वो कब तो धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है। जब किसको ऊष्मा देते हैं, निकाय को ऊष्मा देते हैं, तब तो डेल्टा क्यू धनात्मक। निकाय को ऊष्मा दी जाए, निकाय को ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा दी जाए। और ऋणात्मक क्या है, निकाय से ऊष्मा ली जाए या निकाय प्रवेश को ऊष्मा दे, निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करें, ऊष्मा उत्सर्जित करें, तो उस स्थिति के अंदर जो डेल्टा क्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव। फिर बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू, ये भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जब आयतन में वृद्धि होती है, प्रसार होता है, या निकाय जब कार्य करता है। निकाय जब कार्य करे, निकाय कार्य करें, निकाय जब कार्य करेगा तब कार्य है वो धनात्मक। या हम कह सकते हैं
आयतन में वृद्धि हो, आयतन में वृद्धि हो, या इसको हम प्रसार भी कह सकते हैं। आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? प्रसार होगा। जब प्रसार होगा तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब निकाय पर कार्य करें, निकाय पर कार्य करें, निकाय पर जब कार्य करेंगे तो डेल्टा W है वो ऋणात्मक, और आयतन में कमी हो, आयतन में क्या हो? कमी हो, तो भी जो कार्य है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? देखिए डेल्टा U का भी चिन्ह देख लीजिए, ये भी धनात्मक हो सकता है, ये भी ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब? जब ताप में वृद्धि हो। धनात्मक तो कब होगा? जब ताप में वृद्धि हो, और ऋणात्मक कब होगा? जब ताप में कमी हो। क्लियर? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब होता है? जब ताप में परिवर्तन होता है। जब ताप बढ़ता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जब ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। क्लियर? तो कौन सी स्थिति में ये जो डेल्टा Q, डेल्टा W, डेल्टा U है वो धनात्मक होंगे, और कौन सी स्थिति में ऋणात्मक होंगे? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। साथ में अब मैं यहाँ पर ऊष्मगतिकीय नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कौन सा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक निकाय को प्रदान ऊष्मा की मात्रा 35 जूल है। निकाय को हमने ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो डेल्टा Q है ये है 35 जूल। क्लियर? फिर है निकाय पर संपन्न कार्य की मात्रा, निकाय पर संपन्न, देखो ये वैसे तो आना चाहिए निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा। यदि निकाय पर हम कार्य करेंगे तो उस कार्य को हम नेगेटिव लेंगे, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है? निकाय पर कार्य किया जाता है तब उसको नेगेटिव, और निकाय द्वारा किया कार्य किया जाता है तब उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए कि निकाय द्वारा होता, यहां पर निकाय द्वारा संपन्न कार्य 15 जूल है, तो डेल्टा W हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, और निकाय पर है तब माइनस में लेंगे। तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? ये हमें पूछा है, हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। देन यहां से डेल्टा U इक्वल टू, ये हमारे पास में है, तो ये आ गया 35 माइनस में 15, तो कितना आ गया? 20 जूल आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो जैसे यहां पर अब पर होता निकाय पर संपन्न कार्य, निकाय पर बाह्य कार्य किया जाए तो उस स्थिति में ये माइनस में 15, माइनस माइनस ये 15 हो प्लस हो जाता, और 50 जूल आंतरिक ऊर्जा आती। क्या आती है? आंतरिक ऊर्जा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य कितना होगा? अब की बार कार्य पूछा है, यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल है। डेल्टा Q कितना है? 110 जूल। डेल्टा Q कितना? 110 जूल। और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 40 जूल। हमें यहां पर कार्य में परिवर्तन पूछा, देन यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा W में क्या पुट कर दूं? पहले नियम से ही डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा Q कितना है? 110 माइनस 40 बराबर 70 जूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, तो डेल्टा Q कितना? 300 कैलोरी, तो 300 गुणा में 4.2 कितना आ जाएगा? 3 को गुणा करेंगे 6, 12 आ गया, ये 1260 जूल आ गया। डेल्टा Q कितना आया? 1260 जूल। इस निकाय द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है, तो डेल्टा W कितना है? 600 जूल। देन यहां पर डेल्टा U कितना आ जाएगा? डेल्टा W माइनस डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q का मान कितना? 1260। डेल्टा W कितना? 600,
तो ये आ गया 660 जूल, 660 जूल। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, चलिए। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए, 100 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो पानी के सूक्ष्म प्रसार को नगण्य मानकर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में जो सूक्ष्म प्रसार है उसको नगण्य मानना है, जिससे जो कार्य है वो जीरो हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो निकाय को दी गई उष्मा के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू क्या है? जीरो। देन डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, डेल्टा डब्ल्यू जीरो है। अब देखिए, डेल्टा क्यू बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? एम सी डेल्टा टी। तो यहां पर आप ध्यान दें, एम का मान है 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, सी का मान हमें 4184 दे रखा है, और डेल्टा टी ताप में जो परिवर्तन है वो 20 दे रखा है। देन यहां से ये पॉइंट तो हट जाएगा, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 8 आ गया, 836 आ गया, यह आया हमारे पास में 8368 जूल। क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी में जाती है, तो एक 8 गुणज की घात 5 जूल उष्मा अवशोषित करती है। ए से बी में जाने में देखो निकाय कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है? ए से बी में, और इसमें 2 प्रक्रम हो रहे हैं। प्रथम प्रक्रम में देखिए, प्रथम प्रक्रम में पहली स्थिति में ए से बी में जाने में जो उष्मा है वो इतनी उष्मा अवशोषित की जा रही है और इतना कार्य हो रहा है। अब क्या हो रहा है? दूसरे तरीके से हम ले जा रहे हैं, दूसरे प्रक्रम में ए से बी अवस्था में ले जाया जा रहा है जिसमें इतनी उष्मा अवशोषित हो रही है, तो कार्य कितना किया जाएगा, वर्कडन कितना होगा वो पूछा है। तो प्रथम प्रक्रम से हम देखिए आंतरिक ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? डेल्टा क्यू ये हमारे पास में है 8 × 10⁵ और डेल्टा डब्ल्यू 6.5 × 10⁵5, ये आ गया 1.5 × 10⁵5 जूल। अब देखिए दूसरे प्रक्रम में, द्वितीय प्रक्रम में, दूसरे प्रक्रम में क्या हो जाएगा? अवस्था किया गया कार्य पूछा है डेल्टा डब्ल्यू, जो कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू के इक्वल होगी। डेल्टा क्यू का मान कितना है? इतनी उष्मा अवशोषित 10⁵5, डेल्टा यू कितना है? 1.5 × 10⁵5। तो यहां से माइनस में 0.5 × 10⁵5 जूल आ जाएगा। इसका मतलब है कि निकाय पर इतना कार्य किया जा रहा है, 0.5 × 10⁵5 जूल निकाय पर कार्य किया जा रहा है। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि ऊष्मागतिकी शून्यांकी और प्रथम नियम पर आधारित था। मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम ऊष्मागतिक प्रक्रमों को स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक करके सभी ऊष्मागतिक प्रक्रम हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम समदाबीय प्रक्रम लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।